Hello students, welcome back to the channel. I hope you are doing well. आगे के पीछे के जो lectures थे आपने वो देखे रहेंगे. So we are going to start with a new topic called as radius of gyration. Radius of gyration क्या होने वाला है वो पढ़ने वाले हम लोग. बाद में उसके बाद हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को सपोर्ट करने के लिए हम लोग दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताया था कि रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगी, डिट्टो सेम रहेगी, कुछ फर्क नहीं रहने वाला है. तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम रहने वाली है. तो पहले हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है. उसके बाद हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जंप मारेंगे और उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स से ये कैरेक्टरिस्टिक को कैसे देख सकते हैं हम लोग, मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर मतलब कैसे समझ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक को कि न्यूमेरिकल के थ्रू, रादर देन मैं एग्जाम्पल देने से कि जो थोड़ा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, न्यूमेरिकल थ्रू एक्सप्लेन करूँगा उस चीज़ को. तो रेडियस ऑफ गायरेशन, हेडिंग डालो रेडियस ऑफ गायरेशन. तो रेडियस ऑफ गायरेशन लिखने के बाद, हेडिंग लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है आपको, आगे का पॉइंट. रेडियस ऑफ गायरेशन के बाद लिखो कंसिडर पहले लिख लो, कंसिडर अ कैपिटल मास, अ मास कैपिटल M. Consider a mass capital M of a arbitrary rigid body, of an arbitrary rigid body, of an arbitrary rigid body distributed along its surface, distributed along its surface. Then the moment of inertia of such body, then the moment of inertia of such body is given by capital I. Then the moment of inertia of such body is given by capital I. ये लिखा. अभी ध्यान दो यहाँ पे, इसके पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिस्क और रॉड देखा था. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था क्या, mr², डिस्क का था mr²/2 और रॉड का था ml²/12. सो दिस थ्री different bodies we have considered and three different moment of inertia we have calculated in the last lecture number I guess 14 of rotational dynamics series. So today we are going to see what is the how to find out moment of inertia of a arbitrary body विच शेप्स आर नॉट डिटरमाइंड. मतलब शेप कुछ भी रहेगा, मुझे पता नहीं है कि वो सिमेट्रिक शेप है कि असिमेट्रिक शेप है, मुझे पता नहीं है. तो वैसे बॉडी के हम लोग क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. तो आज के लेक्चर में हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन ही देखने वाले. मेरा प्लान था कि एक्चुअली पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लेना है, बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक्सप्लेन करने के लिए एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स लगेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और मुझे न्यूमेरिकल भी लेने का था रेडियस ऑफ गायरेशन का. इसलिए हम लोग ये लेक्चर में प्योरली रेडियस ऑफ गायरेशन ही देखने वाले. तो रेडियस ऑफ गायरेशन हेडिंग डालने के बाद अपन ने जो थोड़ा बहुत लेका है उस पर ध्यान देते. तो आर्बिट्री रिजिड बॉडी है, मुझे पता नहीं शेप क्या है, बट हम लोग को ये पता है कि एक पॉइंट लिया मैंने, एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, एक पॉइंट कि वो पॉइंट पे ना मेरा पूरा मास लोकेटेड है. मतलब क्या, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और मेरा टोटल मास था कैपिटल एम, आर्बिट्री बॉडी थी, उसका टोटल मास कैपिटल एम था, बराबर है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, आई. अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस मास का, इस जो मास था वो मास एक डिस्टेंस पे लोकेट है, ऐसे हम लोग सपोज कर रहे. मतलब क्या, यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने कैपिटल एम, जिसका मास है, जो कि के डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, के डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स ओ एक्स डैश है, वहां से कितने डिस्टेंस पे, के डिस्टेंस पे. तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इस चीज के लिए क्या होगा, आई का फॉर्मूला एम के स्क्वायर, जहां पे के का नाम रहेगा रेडियस ऑफ गायरेशन. इसका मतलब क्या है, देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, बराबर है. ये मास और ये मास सेम है.
अभी पहले हम लोगों ने पकड़ा था आर्बिट्री रिजिड बॉडी जिसका मास थ्रू आउट द सर्फेस डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अभी उसी मास को हम लोग एक पॉइंट पे लोकेट करें, मतलब यहाँ पे सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, के, तो के मेरा बन जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स सेम। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों जगह पे क्या रहेगा, सेम। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैन बी डिफाइंड एज an arbitrary point or a imaginary point where the whole mass is supposed to be concentrated such that moment of inertia remains same. Radius of gyration is an arbitrary point where whole mass is supposed to be concentrated such that moment of inertia remains same. क्लियर है क्या? तो अगर हम लोग सिमेट्रिक बॉडी ले रहे हैं तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं वाया इंटीग्रेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने किया था इंटीग्रेशन ऑफ, क्या था देखो याद है क्या, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, याद है कुछ? तो यहाँ से हम लोग निकाला था। बट अगर आर्बिट्री शेप का आएगा तो आर्बिट्री शेप का मैंने बोला था कि एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो इंजीनियरिंग में आने वाला है, उसका नाम है मैटलैब। कभी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैटलैब का यूज़ करते, तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालने के लिए ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो रहेगा वो हम लोग निकालेंगे कहाँ से, मैटलैब थ्रू निकालेंगे। तो वो आगे का पार्ट है, वो इंजीनियरिंग में आने वाला है, वो अभी अपने को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अपने पास एन नंबर ऑफ मासेस रहेगा, फिर एक सिमेट्रिक बॉडी रहेगा, सिमेट्रिक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो वो बड़ी बात नहीं है, वो निकाल सकते हैं। थोड़ी सी कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया तो सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जब पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग उसको स्टडी करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। फिलहाल के लिए हम लोग पढ़ते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन पे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है, जब मैं बॉडी को कंसीडर कर रहा था तो उसका मास कैपिटल एम था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, बराबर है। बट ये आर्बिट्री बॉडी था तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा मास था उसको कंसीडर किया के डिस्टेंस पे लोकेटेड है, कितना, के डिस्टेंस पे। अभी मुझे बताओ अगर के डिस्टेंस पे लोकेटेड रहेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज पर फॉर्मूला, ये के जगह पे आर के जगह पे के है, देखो अपना नॉर्मल फॉर्मूला रहता है एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर था उसकी जगह पे क्या आ गया, के, तो फॉर्मूला बन गया एम के स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज एन आर्बिट्री पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स सेम। क्लियर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, मास एक पॉइंट पे लोकेट रहेगा और उस पॉइंट का नाम क्या रहेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। दैट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका यूनिट क्या रहेगा, एम। अभी मुझे बताओ, मीटर मतलब यूनिट मीटर रहेगा। अभी मुझे एक चीज़ बताओ, सपोज मैं कैपिटल के को बढ़ा दिया, मतलब एम को और दूर लेके गया, मतलब कैपिटल के बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, अगर कैपिटल के बढ़ेगा तो कैपिटल एम फार विल बी सिचुएटेड फार अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब क्या है, अगर k की वैल्यू बढ़ गई, k की वैल्यू बढ़ गई तो ये मास कैपिटल M था वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला जाएगा। अगर कैपिटल k की वैल्यू छोटी होगी तो ये कैपिटल M मास जो रहेगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आएगा। क्लियर है क्या? तो आपको ये डायग्राम, इतनी वाली डायग्राम निकालनी है, निकालो डायग्राम, पॉज करके लिखो। नाउ सपोज दैट, नाउ सपोज mass capital M, now suppose mass capital M is situated at a distance capital K, is situated at a distance capital K from the axis of rotation, from the axis of rotation, from the axis of rotation, such that I remains constant, such that capital I remains constant. Therefore I equals to mk square, therefore I equals to mk square, where k is called as radius of gyration, where k is called as radius of gyration, where k is called as radius of gyration। लिखो, डिफाइन करो उसको। therefore radius of gyration is defined as, therefore radius of gyration is defined as imaginary or an arbitrary point, imaginary or an arbitrary point from the axis of rotation, from the axis of rotation where the whole mass is supposed to be concentrated, where the whole mass is supposed to be concentrated such that moment of inertia remains same, such that moment of inertia remains same।
हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन किया। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या सिग्निफाई करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब क्या है? अगर रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चला जा रहा है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो दूर चला जा रहा है। रेडियस ऑफ गायरेशन अगर कम रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास करीब आ जाएगा। तो लिखो आगे, आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट पे, if the value of radius of gyration increases, if the value of radius of gyration increases, the distribution of mass from the axis of rotation, the distribution of the mass from the axis of rotation increases, the नहीं ऐसे लिखो, distribution of mass from the axis of rotation, distribution of mass from the axis of rotation, एक मिनट कैंसिल करना, एक मिनट कैंसिल करना, ऐसे लिखो, इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीजेस, इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीजेस, देन मास डिस्ट्रीब्यूशन इज अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बराबर है, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन डिक्रीजेस, इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन डिक्रीजेस, मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गया, क्लियर है? ओके मुझे एक चीज बताओ, लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था रिंग, डिस्क और रॉड, बराबर है। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये डायरेक्टली पास कर रहा था सेंटर में से, हाँ बराबर है। तो रिंग का फॉर्मूला था mr², डिस्क का फॉर्मूला था mr²/2 और रॉड का था ml²/12। तीन फॉर्मूला थे अलग अलग, बराबर है। ये मुझे बताओ, I जो था वो m के ऊपर डिपेंड है, बराबर है, तो मास के ऊपर डिपेंड है। तो याद है मैंने कैरेक्टर शीट में पहला कैरेक्टर शीट लिखा था, सबसे पहला कैरेक्टर शीट था, लिखा था साइज, शेप और मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन व्हाट? मास। क्लियर है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, ये आय था mr², ये आय था mr²/2 और ये आय था ml²/12, बराबर है। जैसे मेरा शेप चेंज हो रहा है, रिंग, डिस्क और रॉड शेप चेंज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो रहा है। देखो तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? शेप। शेप चेंज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हुआ। क्लियर है सबको? साइज के ऊपर डिपेंड रहेगा, बट ऑब्वियसली साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो मैं बोलूंगा, सपोज डेंसिटी अगर सेम लिया, बॉडी का डेंसिटी सेम लिया, मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेम डेंसिटी वाला बॉडी है मेरा, मतलब मटेरियल सेम है, तो अगर साइज बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ रहा है। तो ये पार्ट क्लियर होगा रहेगा, साइज, शेप और मास। अभी तीसरे पॉइंट पे जाओ। सेकेंड पॉइंट जो था, शायद से सेकेंड पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास था, और तीसरा पॉइंट था डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ, ऐसे कुछ था शायद, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन था शायद से तीसरा पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी मुझे बताओ के का मतलब क्या है? के मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मतलब कैपिटल एम कहाँ पे लोकेटेड है ये मेरा के का वैल्यू बताता है। अगर के का वैल्यू छोटा रहेगा तो मास, जो मास है वो अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर के का वैल्यू छोटा रहेगा तो मास टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका मतलब क्या है? अगर के का वैल्यू बढ़ेगा, अगर के का वैल्यू बढ़ेगा तो मास इज, यहाँ पे लिखा है देखो, इफ के वैल्यू इंक्रीजेस मास इज अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मास दूर चला गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? बढ़ेगा। देखो ना, के बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। अगर मास दूर चला जा रहा है, अगर मास दूर चला जा रहा है तो किसकी वैल्यू बढ़ रही है? के की वैल्यू। अगर के की वैल्यू बढ़ रही तो आई की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर ये मास करीब आ गया, मतलब एक मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करीब आ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर के की वैल्यू कम हो जाएगी तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो गई। इसका मतलब क्या है? K depends upon distribution of mass from the axis of rotation. If K depends upon distribution of mass from the axis of rotation, then I also depends upon distribution of mass from the axis of rotation. Clear है ये पॉइंट? सबको क्लियर है? मैं क्या वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तीनों पॉइंट, दोनों पॉइंट रिपीट करो, तीसरा पॉइंट बाद में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था? मैंने आर्बिट्री बॉडी लिया कैपिटल एम, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था। तो मैंने क्या बोला कि ये टोटल मास है वो ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि के डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेंस कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेंस कांस्टेंट। तो फॉर्मूला बन गया I = mk²। यहाँ पे जो आर था वहाँ पे आ गया के। हम लोगों ने डिफाइन किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज
as the arbitrary point or an imaginary point where whole mass is supposed to be concentrated such that moment of inertia remains constant. ये पार्ट हो चुका था हमारा. अभी उसके बाद हम लोग ने क्या बोला कि अगर रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ता है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ता है तो ये मास जो डिस्ट्रीब्यूशन ये दूर चला जाएगा, बराबर है. अगर रेडियस ऑफ गायरेशन कम हो जाएगा तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन ये करीब आ जाएगा. इसका मतलब क्या है? इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीजेस मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. बराबर है, सबको क्लियर है? अभी मुझे बताओ, वापस हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पे जंप मारेंगे. ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना, वापस कैरेक्टरिस्टिक पे जंप मारेंगे. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक था साइज, शेप एंड मास ऑफ द बॉडी. तो मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है mk². तो मास के ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर डिपेंड है मतलब क्या, आई चेंज होगा तो मास चेंज होगा तो आई भी चेंज होगा. ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ. उसमें शेप का पार्ट है, तो मैंने रिंग, डिस्क और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr²/2 ml²/12 लिया था. तो मुझे बताओ अगर शेप चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? आई चेंज हो रहा है. देखो ये आई किसका है? रिंग का है. ये आई किसका है? डिस्क का है. और ये किसका है? रॉड का. क्लियर है? आई का वैल्यू चेंज हो रहा है. ये हो गया शेप. साइज, अगर मैं बात करूँ सबका डेंसिटी सेम है, सबका मटेरियल का सब सेम मटेरियल से बन रहा है, तो अगर साइज बढ़ेगा, अगर मैं दो डिस्क ले रहा हूँ, एक डिस्क यहाँ पे एक डिस्क यहाँ पे, इसका डिस्क का साइज बढ़ गया, इसका डिस्क का साइज छोटा है, तो इसका मतलब क्या? साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? मास बढ़ेगा. मास बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा. क्लियर है? ये हो गया पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा था हम लोग ने कि इट डिपेंड्स अपॉन, कैरेक्टरिस्टिक का बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सेकेंड पॉइंट था इट डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसका मतलब देखो, अगर k बढ़ रहा है तो मास इज अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर मास दूर चला गया तो k बढ़ेगा, और k बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? i. अभी मेरे को बताओ मास अगर करीब आ गया, तो k का वैल्यू क्या होगा? छोटा. अगर k का वैल्यू छोटा होगा तो i का वैल्यू क्या होगा? छोटा. क्लियर है? सेकेंड पॉइंट हो गया. सबको क्लियर है? मुझे और एक चीज बताओ, आई के ऊपर डिपेंड क्या है? के. तो आई की जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी? के. सबको क्लियर है? सबको क्लियर है पॉइंट? के का और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, के का √i/m. ये भी लिख सकते हैं, के का और एक फॉर्मूला है √i/m. समझ में आ रहा है? अभी तीसरा पॉइंट है. तीसरा पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो तीसरा पॉइंट था, इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये तीसरा पॉइंट था शायद से. वो तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा. न्यूमेरिकल आपको मेरे साथ कॉपी करना है. हाँ, और एक चीज़ बताऊंगा, साइज, शेप, मास ऑफ द बॉडी की जगह पे वो जो फॉर्मूला था, मेरे को बताओ आई का फॉर्मूला mk² है, बराबर है, तो के का फॉर्मूला √i/m है, बराबर है. अगर m चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? के. m का वैल्यू चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? के. क्लियर है ये वाला पार्ट? अभी मुझे बताओ रॉड के लिए, रिंग के लिए, डिस्क के लिए और रॉड के लिए, बराबर है. ए रिंग का फॉर्मूला mr² है, इसको इक्वेट करेगा. अगर रेडियस ऑफ गायरेशन का बात करूंगा तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? सेम. यहाँ का फॉर्मूला था mr² और यहाँ का फॉर्मूला था mk², बराबर है. m कैंसिल, k का फॉर्मूला आएगा r. तो रेडियस ऑफ गायरेशन k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? r. डिस्क का बात करूंगा तो फॉर्मूला था mr²/2. इसको इक्वेट करूंगा mk² से, क्योंकि अपना फॉर्मूला i का फॉर्मूला क्या होता है? mk². m और m कैंसिल, तो k का फॉर्मूला क्या आएगा? r/√2, बराबर है. रॉड का बात करूंगा तो फॉर्मूला था ml²/12 इक्वल टू सेम, आई के जगह पे क्या लिखूंगा? mk². m कैंसल, बराबर है. k का फॉर्मूला l√12 या फिर l/4, रूट में 4 × 3 2√3, तो l/2√3. ये मेरे को बताओ शेप चेंज हो रहा है तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी चेंज हो रहा है. क्लियर है? साइज, शेप एंड मास ऑफ द बॉडी का पार्ट क्लियर हो गया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का सेकंड पॉइंट तो क्लियर किया है मैंने पूरा. अभी न्यूमेरिकल पे जाते हैं. तो न्यूमेरिकल में आपको लिखना है, न्यूमेरिकल पे लिखना है, कंसिडर अ massless square frame. Consider a massless square frame. Consider a massless square frame. Consider a massless square frame such that massless square frame ABCD such that mass of 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg, mass of 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg are placed at
point A, B, C and D are placed at point A, B, C and D respectively. Find the moment of inertia. Find the moment of inertia and radius of gyration. Find the moment of inertia and radius of gyration when the axis is passing through. When the axis is passing through. पहला point AB, when axis is passing through side AB. Second point side CD, and third point side CD लिखा, and third point diagonal BD. तो मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, अभी क्वेश्चन डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। एक स्क्वायर फ्रेम है जिसका मास नेग्लिजिबल है। स्क्वायर फ्रेम का बात करें तो बीच में का पार्ट हॉलो रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्लेन ऐसा स्क्वायर प्लेट है या फिर ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ। स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम मतलब बीच में का पार्ट हॉलो है। ए बी सी डी, चार अलग अलग शेप है, चार अलग अलग पॉइंट्स है। ए पे मास कितना है 1 kg, बी पे कितना है 2 kg, सी पे कितना है 3 kg और डी पे कितना है 4 kg। मुझे पूछा है, मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना। दो चीज़ें निकालनी है। पहले जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है ए बी से, साइड ए बी से। सेकेंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा साइड सी डी से। और थर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेगा डायगोनल कहाँ से बी डी से। बराबर है क्या? ए बी सी डी और बी डी, साइड ए बी साइड सी डी साइड बी डी। मेरे को बताओ एक चीज़ बताओ, ए बी से पास करेगा, अगर ए बी से पास करेगा तो ऐसे कुछ रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ए बी से पास करेगा तो ऐसे कुछ रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैंने इसको, ये अगर मेरा स्क्वायर फ्रेम होता है, सपोज ये मेरा स्क्वायर फ्रेम है, ऐसे रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे पता है, बट कंसीडर करो ये स्क्वायर फ्रेम है। तो अगर ये ए बी साइड है, ये अगर ए बी साइड है मेरा, ये अगर मेरा ए बी साइड है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा पासिंग थ्रू ए बी है, तो ये स्क्वायर फ्रेम ऐसे घूमेगा, ऐसे कुछ घूमेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो मेरे ए बी से मेरा मतलब ए बी मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ए बी से मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, तो मेरा बॉडी जो रहेगा इसके अबाउट घूमेगा ऐसे से। क्लियर है? अभी मुझे बताओ, मेरा फॉर्मूला रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई का m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये पॉइंट मास m1 है, वो कहाँ पे लोकेटेड है? एक्स ऑफ रोटेशन से। तो अगर एक्स ऑफ रोटेशन पे लोकेटेड है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स ऑफ रोटेशन कितना रहेगा? 0। सिमिलरली ये मास भी कहाँ पे? एक्स ऑफ रोटेशन पे ही है, मतलब उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स ऑफ रोटेशन कितना होगा? 0। तो अगर मैं ए बी का लिखता हूँ आई ए बी, तो मुझे बताओ m1 कितना है? 1। बट हाँ, और एक चीज़ मैं बोलने के लिए भूल गया कि जो स्क्वायर फ्रेम है उसका साइड 1 मीटर रहेगा। 1 मीटर कंसिडर करते, ये बताने को भूल गया, 1 मीटर है। तो R1 कितना बन जाएगा? अरे R1, ये पॉइंट ए पॉइंट तो एक्स ऑफ रोटेशन, तो R1 बन जाएगा 0 प्लस m2 0.2 kg, मास 2 kg है, वो भी कहाँ पे? एक्स ऑफ रोटेशन, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? 0 प्लस m3 ये वाला मास कितना है? 3। कितना डिस्टेंस पे लोकेटेड है? कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर। देखो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 1 मीटर। वैसे ही 4 इंटू 4 kg मास कितना डिस्टेंस पे? 1 मीटर। सॉल्व करूँगा तो आएगा 3 प्लस 4 मतलब 7 kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया आई ए बी। क्लियर है? अभी इससे अगर मेरे को रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का रहेगा तो मुझे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा एम के स्क्वायर बराबर है के ए बी स्क्वायर। ए एम मतलब टोटल मास, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। तो मैं यूज़ करूँगा 7 इक्वल्स टू 10 के ए बी का स्क्वायर। तो के ए बी क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 7/10 मीटर। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 7/10 ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये हो गया आई ए बी की वैल्यू और के ए बी।
सिमिलरली अगर मैं आई सी डी निकाल रहा हूँ, आई सी डी मतलब पासिंग थ्रू ये वाला एक्सिस, अभी ये भूल जाओ फिलहाल के लिए, पासिंग थ्रू ये वाला एक्सिस, तो मुझे बताओ R1 बन जाएगा 1 मीटर, R2 बन जाएगा 1 मीटर, R3 बन जाएगा, पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, एक्स ऑफ रोटेशन से, तो वो वाला R3 कितना, यहाँ पे R1 और R2 कितना बन गया था, 0, यहाँ पे R3 और R4 कितना बन जाएगा, 0, तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, आई सी डी इक्वल टू M1 1 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 4 0 का स्क्वायर, सॉल्व करूंगा तो 1 + 2 मतलब 3 kg मीटर स्क्वायर, ये आ गया ICD। मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m के स्क्वायर, जहाँ पे m रहता है टोटल मास कितना है 10, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो यहाँ पे आएगा 3 = 10 क्या के सी डी का स्क्वायर, तो के सी डी कितना आएगा, नीचे आएगा तो 3/10 अंडर रूट में मीटर, यहाँ पे √7/10 है, यहाँ पे √3/10 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, सबको क्लियर है। अभी मुझे बताओ अगर ये पहला पॉइंट था, ये सेकेंड था, अभी हम लोग थर्ड निकालने वाले। थर्ड वाला चीज़ मुझे बताओ, पासिंग थ्रू व्हाट, पासिंग थ्रू डायगोनल बीडी। डायगोनल बीडी मतलब क्या, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, डायगोनल बीडी मतलब कुछ ऐसे, कंसीडर करो यहाँ पे डायगोनल बीडी मतलब ऐसे कुछ पास हो रहा है। ये मुझे बताओ अभी बी और डी में से पास हो रहा है तो R2 और R4 कितना बनेगा, 0। देखो पहले यहाँ से पास हो रहा तो R1 और R2 कितना था, 0, बाद में एक्स ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा तो C और D में 0 हुआ था। ये डायग्राम कुछ ऐसे दिखेगा, देखो अगर मैं डायगोनल से बात कर रहा हूँ तो ये ऐसे दिखेगा कुछ, मेरा एक्स ऑफ रोटेशन ऐसा है और ये मेरा स्क्वायर फ्रेम है, तो ये स्क्वायर फ्रेम ऐसे घूमेगा, क्लियर है, ऐसे कुछ घूमेगा, देखो स्क्वायर फ्रेम ऐसे कुछ घूमेगा, तो R2 और R4 0 बनेगा, बट R1 और R2 कितना है, देखो हमेशा हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। पहले AB का केस था तभी ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था 90 डिग्री का था, ये भी 90 डिग्री था। जब CD का केस आया तो ये डिस्टेंस जो था वो 90 डिग्री था, बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कुछ डायग्राम का बात करें, थोड़ा डायग्राम यहाँ पे वहाँ पे हो रहा है। एक चीज़ मुझे बताया कि मेरा जो डायगोनल रहता है वो रूट ऑफ 2 इंटू साइड रहता है, मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका आएगा √2 इंटू साइड, तो यहाँ पे साइड कितना है 1 है, तो यहाँ पे जो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस √2 होगा, तो √2 का हाफ कितना होगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम मेरे को सॉल्व करने का मतलब है, देखो ये ट्राइंगल है 1 + 1 क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 2 हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा √2। क्लियर है, √2 इधर आ गया तो इतना हाफ वाला पार्ट क्या आएगा, √2 का डिवाइड बाई 2 मतलब आधा पार्ट, तो √2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 1/√2, तो इतना जो डिस्टेंस है 1/√2 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना रहेगा 1/√2। क्लियर है, तो ये परपेंडिकुलर, देखो एक्स ऑफ रोटेशन ये हो गया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका हुआ 1 kg मास का हुआ, तो सी तो 3 kg मास वाले का डिस्टेंस कितना हुआ 1/√2। क्लियर है क्या, मैं वापस बता रहा हूँ, ये 1 kg है, ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो हाइपोटेनस कितना हुआ √2, हाइपोटेनस √2 हुआ तो उसका आधा पार्ट कितना हुआ 1/√2, आधा पार्ट कितना हुआ 1/√2। क्लियर है, तो अगर मैं आई बी डी निकालता हूँ तो इसका डिस्टेंस 1/√2, इसका डिस्टेंस 1/√2, बट R2 और R4 कितना आएगा 0, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 0 का स्क्वायर प्लस 3 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 0 का स्क्वायर, ये सॉल्व करूंगा तो आएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस ये तो 0, ये आएगा 3/2 प्लस 0, सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा ये 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 2, ए आई बी डी कितना है 2 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा एम के स्क्वायर, के बी डी का स्क्वायर, ए के कितना था रे, के था 10 बराबर है, के सॉरी एम कितना था 10, टोटल मास कितना था 10, तो के बी डी कितना आएगा 2/10 रूट। मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ
क्योंकि मेरे को वही फॉर्म में रखना है, मतलब मैं डिवाइड कर सकता हूँ यार, 2/5 वो सब कर सकता हूँ, बट मेरे को नहीं, मेरे को वो 7 वही फॉर्म में रखना है मुझे। अभी मुझे बताओ, पहले एक्स ऑफ रोटेशन यहाँ पे था, बराबर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया 7। बाद में एक्स ऑफ रोटेशन सी डी पे गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया 3। बाद में अभी देखो पहला पॉइंट क्या है, मैंने पोजीशन को चेंज किया, पहले ए बी पे था, अभी कहाँ पे आया सी डी पे आ गया, पोजीशन पे चेंज किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो 7 से कितना बन गया 3। क्लियर है? तो मेरा पॉइंट क्या था, जो लिखा था इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन, पोजीशन चेंज किया मैंने, पहले ए बी पे था, ए बी से कहाँ पे गया सी डी पे, तो ए बी पे था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया था 7, और सी डी पे गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया था 3। तो जैसे ही मैंने पोजीशन को चेंज किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है चेंज। क्लियर है? प्लस रेडियस ऑफ गायरेशन कितना था √7/10, जब मैं ए बी पे था, जैसे ही मैंने पोजीशन को चेंज किया सी डी पे आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया √3/10, √3/10। समझ में आ रहा है? √3/10, √7/10। समझ में आ रहा है? क्लियर है? जैसे ही मैंने पोजीशन को चेंज किया, पहला पोजीशन ए बी था, पोजीशन कहाँ पे गया सी डी पे, जैसे ही पोजीशन चेंज किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज हुआ ही, बट रेडियस ऑफ गायरेशन भी चेंज हुआ। अभी कंसीडर करो सी डी को, सी डी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 3, बराबर है, और रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है √3/10। अभी यहाँ पे अगर बात करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हुआ, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल कितना होता है 0, बट जैसे ही मैं उसको रोटेट कर रहा हूँ कुछ एंगल से, तो ये एंगल बन रहा है, पहले ये था तो एंगल कितना बन गया था 0, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था 3, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना था √3/10। जैसे ही मैंने रोटेट किया, ओरिएंटेशन दिया, मतलब ये एंगल दिया, मतलब क्या हो ओरिएंटेशन, जैसे मैंने ओरिएंटेशन दिया किसको, ये एक्स ऑफ रोटेशन पहले 0 पे था, एंगल 0 था, अभी एंगल थीटा बना रहा है, जैसे एंगल थीटा बना कहाँ से पास हो रहा है बीडी से, कहाँ से पास हो रहा है बीडी से, तो जैसे मैंने एंगल दिया उसको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया 2, यहाँ पे लिखूंगा 2 kg/m², तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया 2 kg/m², और रेडियस ऑफ गायरेशन कितना बन गया √2/10। तो मेरे को बताओ, जब सी डी पे था तभी एंगल कितना था, जब सी डी पे था तभी एंगल कितना था 0, जब एंगल 0 था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 3 और रेडियस ऑफ गायरेशन था √3/10। जैसे ही मैंने एंगल दे दिया उसको ऐसे घुमा दिया, मतलब ये ऐसे था अब ये ऐसे घुमा दिया, किसको एक्स ऑफ रोटेशन को घुमा दिया, मतलब एक्स ऑफ रोटेशन क्या दिया मैंने ओरिएंटेशन दिया, वैसे ही मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हुआ 2 और रेडियस ऑफ गायरेशन भी चेंज हुआ। क्लियर है मेरे को क्या बताना है? जैसे ही मैंने क्या बोला वहां पे तीसरा पॉइंट था, इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन, पोजीशन मतलब पोजीशन को चेंज किया, पहले ए बी में पास हो रहा था, अभी अभी कहाँ पे हो रहा है सी डी में से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ, देखो 7 और यहाँ पे 3, रेडियस ऑफ गायरेशन भी √7/10, √3/10, डिपेंड्स अपॉन पोजीशन। और दूसरा क्या था ओरिएंटेशन ऑफ एक्स रोटेशन, सी डी पे ओरिएंटेशन 0 था, अभी जैसे मैंने ओरिएंटेशन दे दिया उसको एंगल कितना बन गया थीटा, जैसे ही एंगल थीटा बन गया सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया √2/10। क्लियर है? √2/10 मेरा आ गया था रेडियस ऑफ गायरेशन और 2 मेरा आ गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया था 3 और रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया √3/10। क्लियर है? सबको क्लियर है वाला पॉइंट? तो तीसरा पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा कैरेक्टर शीट्स में। तो कैरेक्टर शीट का तीसरा पॉइंट था, उसका बोल रहा हूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्लेन करो, और रेडियस ऑफ गायरेशन का भी सेम रहेगा। तो तीसरा पॉइंट रहेगा इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा ये 3 पॉइंट। तो आपको 3 पॉइंट एज इट इज कॉपी करने, 3 पॉइंट एज इट इज कॉपी करने, कौन से वाले पार्ट में, रेडियस ऑफ गायरेशन में, जो कैरेक्टर शीट हम लोग ने लिखा था पहला लेक्चर जो था रोटेशनल मोशन का, आई गेस लेक्चर नंबर 13 में जो कैरेक्टर शीट्स लिखे थे वो एज इट इज आपको कॉपी करने है रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। तो ये पार्ट अपना खत्म होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो रेडियस ऑफ गायरेशन खत्म होने के बाद हम लोग एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो लिखो वहाँ पे क्वेश्चन लिखो, आई होप आपने ये कॉपी किया रहेगा, आप पीछे जाके पॉज करके आप ये कॉपी कर सकते हो एज इट इज पूरा। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक पार्ट मेरे को डिस्कस करना है। क्वेश्चन लिखो, इफ अ रिंग एंड अ डिस्क, इफ अ रिंग एंड अ डिस्क हैज अ सेम मास एंड सेम रेडियस, if a ring and a disk has the same mass and same radius, then who will have the maximum radius of gyration, maximum radius of gyration when the axis is passing through the center, when the axis is passing through center and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane,
comment on the braking torque required to stop the motion. Comment on the braking torque required to stop the motion. ये बाद में देखते ब्रेकिंग टॉर्क वाला पार्ट क्या है, पहले हम लोग देखते हैं कि रिंग बोला है और डिस्क बोला है, दोनों का मास कैपिटल एम है, दोनों का रेडियस सेम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, कुछ ऐसे, बराबर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, आई का फॉर्मूला क्या रहेगा, एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे आई का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रिंग का और ये डिस्क का फॉर्मूला क्या रहेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। अपन ने ये डिराइव किया है डिस्क के लिए और रिंग के लिए। तो मुझे बताओ इसका अगर रेडियस ऑफ गायरेशन से कंपेयर करूंगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आई आर का एम के सफिक्स आर का स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला एम के स्क्वायर होता है, बराबर है, बट रिंग का है इसलिए मैंने सफिक्स में रिंग लिखा है। तो एम आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, एम के आर स्क्वायर, एम एम कैंसिल, के का फॉर्मूला क्या आएगा आर। यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो क्या आएगा, आई डायमीटर, आई अबाउट डिस्क फॉर अ डिस्क इक्वल टू एम के ऑफ अ डिस्क का स्क्वायर। अभी तुम लोग बोले सर मास क्यों नहीं चेंज किया, रेडियस क्यों नहीं चेंज किया, अरे मैंने लिखा ही है क्वेश्चन में कि मास भी सेम है और रेडियस भी सेम है, तो उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये दोनों को इक्वेट करूंगा तो आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू एम के डी स्क्वायर, एम एम कैंसिल, तो के डी क्या आएगा आर अपॉन √2। ये डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ तो है, मतलब डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू रहेगी तो वो क्या होता है, और ये 1.414 होता है √2 की वैल्यू, तो अगर डिनोमिनेटर 1 में 1 से ऊपर वाली वैल्यू रहेगी तो हमेशा जो वैल्यू जो यहाँ पे आंसर रहता है वो हमेशा घटता है। इसका मतलब क्या है, ये के ऑफ रिंग है, तो के ऑफ रिंग इज, या फिर ऐसे लिखूंगा मैं, आर इज ग्रेटर देन आर अपॉन √2, देयरफॉर के ऑफ रिंग इज ग्रेटर देन के ऑफ डिस्क। क्लियर है। तो मैं बोलूँगा रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क। ये अपना कंक्लूजन हुआ। उसके बाद ब्रेकिंग टॉर्क क्या रहेगा, ये मुझे बताओ। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होता है, बराबर है, ये इन जनरल फॉर्मूला है। अगर के बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, बराबर है। इसका मतलब क्या है, आई ऑफ रिंग इज ग्रेटर देन आई ऑफ डिस्क। एक चीज़ बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स द रेजिस्टेंस और द इनएबिलिटी, ये दो चीज़ों को हम लोग ने डिफाइन कर चुके हैं पहले लेक्चर में। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल फोर्स व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज ट्राइंग टू स्टार्ट और स्टॉप द मोशन, इनएबिलिटी टू स्टार्ट द मोशन बाय इटसेल्फ। अभी फिलहाल हम रेजिस्टेंस का बात करेंगे। अभी मुझे बताओ, अगर बॉडी मोशन में रहेगा तो उसको अगर फोर्स अप्लाई करके मैं बॉडी को रुकाना चाहता हूँ तो इसका मास अगर ज़्यादा रहेगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। क्लियर है, मास ज़्यादा रहेगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, बट मास यहाँ पे कन्वर्ट होता है किससे, रेडियस ऑफ गायरेशन से। तो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा रहेगा तो फोर्स का बात नहीं करूँगा, यहाँ पे आता है टॉर्क मतलब कौन सा टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क। जहाँ पे यहाँ पे हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे तो बॉडी रुक जाएगा, वैसे ही वहाँ पे ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाई करेंगे। ब्रेकिंग टॉर्क मतलब क्या, अगर बॉडी मोशन में रहेगा, अगर ये मैं बात करूँ, अगर सपोज ये कंसीडर करूँ ये रिंग है और ये रिंग घूम रही है और ये रिंग को मेरे को रुकाने का रहेगा तो मैं क्या अप्लाई करूँगा, ब्रेकिंग टॉर्क। अभी मेरे को बताओ, जिसका मास ज़्यादा उसको रोकने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। अगर जो मास बढ़ेगा तो फोर्स क्या आएगा, जो फोर्स ऑपोजिशन में रहेगा वो भी क्या आएगा, बढ़ेगा। मास अगर कम होगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, कम, बराबर है। जो मास यहाँ पे काम करता है वो रोटेशन में कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम मास करता है किस में, ट्रांसलेटरी मोशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है किस में, रोटेशनल मोशन में। तो मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा रोकने के लिए। तो यहाँ पे अगर रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ेगा, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो ब्रेकिंग टॉर्क जो मोशन को रोकेगा वो भी क्या आएगा, बढ़ेगा। क्लियर है। तो लिखो since moment of inertia of a ring is greater than moment of inertia of a disk, since moment of inertia of a ring is greater than moment of inertia of a disk,
is greater than moment of inertia of a disk. Hence the braking torque required in order to stop the motion, when the braking torque, then the braking torque required in order to stop the motion for ring will be greater as compared to the disk. For the ring is greater as compared to the disk when mass and radius in both the conditions mass and radius in both the conditions are considered are considered as same are considered as same. क्लियर है पॉइंट. अगर मास सेम रहेगा, रेडियस सेम रहेगा, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा या फिर जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा रहेगा, फिर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, उसको ब्रेकिंग टॉर्क ज़्यादा लगेगा. क्लियर है आपको. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिफाइन किया. रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन किया. इट इज़ एन आर्बिट्री और इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड वेयर सच दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स सेम. उसके बाद वो होने के बाद हम लोगों ने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि साइज शेप एंड मास ऑफ द बॉडी, एंड सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जितना मास दूर रहेगा उतना मास ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है दूर. कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से. मतलब क्या? के बढ़ेगा. ये अपन ने डिस्कस किया. सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ. थर्ड पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल निकाला. न्यूमेरिकल में कहाँ पे लिया था? एक स्क्वायर फ्रेम लिया था जहाँ पे 1 2 3 4 kg मास लिया था. स्क्वायर फ्रेम का जो साइड था 1 मीटर था. जब हम लोगों ने सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन निकाला. कहाँ से? जब एक्स ऑफ रोटेशन ए बी से पास हो रहा था, बाद में सी डी से पास हो रहा था, बाद में बी डी से. बी डी मतलब डायगोनल ए बी और सी डी मतलब साइड हो गया. ए बी और सी डी से शिफ्ट किया तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हुआ और रेडियस ऑफ गायरेशन भी चेंज हुआ. मतलब मैंने पोजीशन को चेंज किया. जब सी डी से मैं बी डी पे गया मतलब ओरिएंटेशन को चेंज किया, तभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ, तभी भी रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज हुआ. क्लियर है. ये होने के बाद हम लोगों ने एक पार्ट डिस्कस किया. अभी रिंग और डिस्क को कंसीडर किया, और रिंग और डिस्क में हम लोगों ने क्या लिया? मास भी सेम है और रेडियस भी सेम है. तो मास और रेडियस सेम है. इसमें पूछा क्या था? रेडियस ऑफ गायरेशन किसका बढ़ेगा? बट ऑब्वियसली किसका आया था? रिंग का ज़्यादा बड़ा था और डिस्क का छोटा था. रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा है, डिस्क का छोटा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग बड़ा है, डिस्क छोटा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग बड़ा है, डिस्क का छोटा होने की वजह से जो ब्रेकिंग टॉर्क लगने वाला है, जो रिंग अगर रोटेट हो रही है उसको रोकने के लिए जो टॉर्क लगेगा वो क्या रहेगा? बड़ा लगेगा. किस में? रिंग के केस में. और डिस्क के केस में क्या रहेगा? छोटा रहेगा. तो यहाँ पे हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन का पार्ट डिस्कस खत्म कर रहे हैं हम लोग. मुझे बट ऑब्वियसली पैरेलल सिस्टम में डिस्कस करना था, बट मैंने न्यूमेरिकल और ये दो पार्ट मेरे को एक्स्ट्रा डिस्कस करने थे, इसलिए मैंने पैरेलल सिस्टम अभी डिस्कस नहीं किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल सिस्टम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहले 30 मिनट्स में हो जाता है तो मैं एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगा. तो ट्राई करेंगे पहला पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कंप्लीट करने के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जगह पे यूज होने वाला है वो वाला पार्ट. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अगर वीडियो को यहाँ तक देखा रहेगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर थ्योरम. मुझे पता है कि आज मैं वो डिस्कस करने वाला था, बट ठीक है, मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन थोड़ा डीप में डिस्कस करना था, इसलिए मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन आज डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. टिल देन, बाय बाय.